साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे यूपी स्टेनोग्राफर परीक्षा संपन्न हुई थी 26/7/2015 को। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमको कंप्लीट करना है इस परीक्षा के पार्ट 2 को। दोस्तों, पार्ट 1 में हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट कर दिया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इस पार्ट में हम रीजनिंग के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस को, सीधे चलते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों रीजनिंग को करना है हमको कंप्लीट। तो दोस्तों, यहाँ 41 यानी 41वें प्रश्न की बात करें, क्या है। तो यहाँ दोस्तों आपका 41वां प्रश्न है। दोस्तों, 41वें प्रश्न में आपको पूछा गया है, निम्न श्रृंखला किस अक्षर समूह से सही ढंग से पूरी होगी। पहले AC दिया गया, फिर GI दिया गया, फिर इसके बाद खाली स्थान छोड़ दिया गया, फिर इसके बाद SU दिया गया। दोस्तों, AC के बाद आपका GI आता है। तो यहाँ देखेंगे A से सीधे G पहुँच रहा और C से सीधे I पहुँच रहा। आप देख सकते हैं A जो है पहले नंबर पे हो, G 7वें नंबर पे, यानी 6 जोड़ के G बनाया गया है। इसी प्रकार C जो है तीसरे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और जो I आता है वो 9वें नंबर पे, यानी 6 जोड़ के यहाँ 3 से सीधे हम पहुँच गए 9 तक। तो इसी प्रकार दोस्तों पहले हम 6 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार G में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो G आपका 7वें पे आता है, 7 में 6 जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे, यानी 13वें नंबर का डिजिट हमको लेना है। तो M होता है दोस्तों 13वें नंबर पे, ABCD में आता है M, ठीक। फिर इसके बाद I यानी 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15वें नंबर पे दोस्तों O आता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 42वें प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के लिए निम्न का समाधान कीजिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है सीधे सीधे हमको। क्वेश्चन मार्क का यहाँ निकालना है मान। तो यहाँ 4950 लिखा है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 112 मल्टीप्लाई 1.75। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है छोटी सी 6 का। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका 825 आ जाएगा, ठीक, 825 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ 1.75 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 112 में दोस्तों, तो यहाँ 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इस साइड का जब जुड़ जाएगा तो दोस्तों ये 1021 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ 1021, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 2 दिया है। 2 यहाँ से हटा के यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 510.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी पार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन थी छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वें प्रश्न में दोस्तों दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको, 10x² - 7x + 1 = 0। यहाँ 35y² - 12y + 1 = 0। तो यहाँ x और y में रिलेशन बताना। पहले इक्वेशन को दोस्तों हल करते हैं, द्विघात समीकरण है, इसको हल करते हैं। फिर उसके बाद x का जो वैल्यू निकलेगा, फिर इसके बाद दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू आएगा, फिर हम तुलना कर लेंगे तो क्या सही जवाब आएगा पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीच वाले को हम इस तरह 10x² प्लस, इसको दोस्तों जो 7x लिखा है इसको 5x + 2x लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ दोस्तों हमारी कलम चल नहीं रही। 10x² माइनस यहाँ 5x माइनस 2x + 1 = 0, + 1 बराबर यहाँ 0। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में तोड़ लीजिए। 5 दूनी 10, गुणा करने पे इतना आ जाएगा, जोड़ने पे वो -7x ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 5x यहाँ पर कॉमन लेंगे। इस प्रकार कॉमन लेके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5x, एक मिनट दोस्तों, 5x - 1 एक आपके उसमें आ जाएगा, दूसरे में आएगा 2x - 1 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू दोस्तों निकल के दो वैल्यू आएंगी, 1/5 आएगा और 1/2, ठीक। तो ये दो वैल्यू आपकी x की निकल के आएंगी। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको हम x की वैल्यू लिख लेते हैं ऊपर। यहाँ पर x की वैल्यू दोस्तों 2 निकल के आई। पहली वैल्यू है आपकी 1/5 और दूसरी है दोस्तों 1/2। इसी प्रकार दोस्तों y वाले को हल करेंगे। 35y² - 12 को दोस्तों दो भागों में तोड़ देंगे तो यहाँ
7 पना 35 होता है, 7x माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, 7x लेंगे, 7y, यहाँ y है दोस्तों, यहाँ पूरे इक्वेशन में x नहीं है, तो 7y माइनस 1 दोस्तों एक इक्वेशन बन जाएगा, एक आपका कोष्ठक में आएगा, दूसरे कोष्ठक में आएगा ब्रैकेट में 5y माइनस 1 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ y की दो वैल्यू निकल के आएंगी, x की ऑलरेडी हमने निकाल ली है 1/5 कामा 1/2, और y की जो वैल्यू निकल के आएंगी वो दोस्तों 1/7 कामा 1/5। जब दोस्तों हम तुलना करेंगे तो देखिए 1/5 बराबर है, लेकिन इसमें 1/7 और 1/2 में दोस्तों x की ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो एक केस में तो दोस्तों x y से बड़ा होगा और एक केस में x बराबर y होगा। जब दोनों को दोस्तों हम एक साथ लिखेंगे तो इस तरह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, इस तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो दोस्तों देखते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 2 किया तो 10 आया, 10 दूनी 20 धन 2 किया तो 22 आया, 22 दूनी 44 धन 2 किया 46 आया, 46 का गुणा 2 कर देंगे तो 92 प्लस 2 94 हो जाएगा। इसी प्रकार 94 गुणा 2 करेंगे 94 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों 188 प्लस 2, क्योंकि प्लस 2 भी करना है ना, तो यहाँ पर दोस्तों 190 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी पार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 एकड़ के गेहूं के खेत की औसत पैदावार 900 किलोग्राम प्रति एकड़ है। दोस्तों 12 एकड़ आपके पास गेहूं का खेत है, लेकिन कह रहा है कि 1 एकड़ की आपको बता दी है पैदावार की 900 किलोग्राम है, ठीक 900 किलोग्राम है। यदि प्रति एकड़ 1000 किलोग्राम की पैदावार वाले 3 एकड़ खेत इसमें जुड़ जाएं तो इस पूरे भूभाग की औसत पैदावार क्या होगी। तो दोस्तों पूरा जो टोटल पैदावार हो रही वो और कितने एकड़ खेत है वो उसका डिवाइड कर देंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा। तो 12 एकड़ खेत है, 900 प्रति एकड़ ये हो गया, यानी फिर इसके बाद कह रहा 3 एकड़ 1000 एकड़ प्रति एकड़ वाले खेतों को, तो यहाँ 3000 एकड़ ये हो गया, 3 का गुणा हो जाएगा ना 1000 में, और बटे टोटल कुल कितने एकड़ हैं, 12 ये थे और 3 ये हैं, तो यहाँ 15 एकड़ है। तो यहाँ दोस्तों 12 नहीं है 108, तो 10800 ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखते हैं 10800 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 15। तो दोस्तों जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 13800, क्योंकि 10800 में जब दोस्तों 3000 जुड़ेगा 13800 बटे 15, जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों ये 920 आ जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक। इस प्रकार ये आपका सही जवाब हो जाएगा 920 डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वें प्रश्न में कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। लिबरेशनिस्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों इससे क्या नहीं बनेगा। दोस्तों आप बी पार्ट में ध्यान से देखेंगे लिबरल लिखा हुआ है LIBERAL, और ऊपर आपका जो शब्द दिया है उसमें दोस्तों एक ही एल है, जबकि लिबरल में 2 एल हैं, तो ये आपका नहीं बन सकता है, यानी बी पार्ट आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है उसी प्रकार कठोर से क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ अपोजिट हमको बताना है कठोर का, जिस प्रकार कम खर्च का फिजूल खर्च अपोजिट है उसी प्रकार कठोर का जो हमको उल्टा बताना है कोमल होगा। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी, यहाँ पर दोस्तों भरना है, क्या भर दिया जाए तो देखते हैं। दोस्तों ऐसा तीर लगा होना चाहिए, यानी इस तरह का ऊपर ऐसे तीर हो, ऐसे तीर हो, फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कंप्लीट कर रहा हो, और एक ये इस तरह का बीच में ऐसे बना हो और ऐसी लाइनें बनी हों, ठीक। तो देखते हैं आगे उत्तर आकृति में। यहाँ पर दोस्तों आपका ए और बी सेम टू सेम वैसे ही हैं, लेकिन दोस्तों ए आपका आंसर होगा इसलिए क्योंकि जो मोटा पार्ट है वो दोस्तों ऊपर की तरफ, देखिए इधर जो मोटा पार्ट है नीचे पतला है, हमको देखना है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे दोस्तों, जिस तरफ मोटा पार्ट है उस तरफ पतला पार्ट रखना है हमको। जैसे यहाँ पर पतला पार्ट है, इसमें आपके पास यहाँ ये पतला पार्ट है, तो इस तरफ मोटा पार्ट आना चाहिए, ये वाला जैसे ये बना रहे हैं ना, यहाँ छोटा सा पतला आ जाए, क्योंकि इधर मोटा है तो यहाँ पतला, यहाँ पतला है तो यहाँ मोटा है, ठीक। ध्यान से देखना है एक बार तो आप खुद ही समझ लेंगे इसको। ए पार्ट होगा, यहाँ पर बी पार्ट लगता है कन्फ्यूजन, लेकिन बी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगली आकृति कौन सी होगी? प्रश्न आकृति दोस्तों दी गई है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें ये चौथी बताना है। पहला देखेंगे दोस्तों, इसको जस्ट पलट के दूसरे में लिख दिया गया है, तो तीसरे का जस्ट पलट के लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जस्ट पलट के लिखेंगे तो दोस्तों इसको जब जस्ट पलटेंगे तो आपका ये वाला ही तो बनेगा, सी पार्ट। ठीक, ये इसमें नीचे ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो सी पार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों देखते हैं, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति के दर्पण आकृति है? तो दोस्तों इसके दर्पण आकृति बताना है। तो दर्पण आकृति नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो दूसरा है बी पार्ट, ये सेम टू सेम इसका दर्पण है जो यहाँ लिखा है, तो ये बी पार्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए पुलिसमैन, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है फिर इसके बाद सही जवाब देना है। कह रहा है कि एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी, अपनी दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट सटा देखा तथा सोफा के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। तो उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी, सोफा किस दीवार? दोस्तों उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें जो है घड़ी पे पड़ रही हैं, यानी जो घड़ी है आपकी वो पूरब में है, क्योंकि पश्चिम में यहाँ पर सूरज डूब रहा होगा आपका, तो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये घड़ी है दोस्तों पूरब में। पश्चिम में ये गेट है दोस्तों, यहाँ पर वो खड़ा है। उसने अपने दाहिने तरफ यहाँ देख रहा है, क्या यहाँ लिखा हुआ है, उसने दाईं दीवार के साथ सोफा, यहाँ सोफा देख रहा है वो, और यहाँ दोस्तों इसके सोफा के सामने यहाँ टीवी देख रहा है। तो हमको बताना क्या है, सोफा किस दीवार के साथ खड़ा है। दोस्तों अगर हम दिशा बनाए तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और यहाँ पर आपका साउथ बन जाएगा। तो आप देख लेंगे सोफा जो है वो आपका दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। डंडा, खंबा तथा झंडा से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका डंडा, खंबा तथा झंडा तीनों में समानता है कि इनकी लंबाई इनके अस्तित्व की परिचायक है। इसी प्रकार जो सहतीर है वैसी लकड़ी को कहते हैं जो लंबी होती है तथा छत में बीम के रूप में प्रयोग होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर आपका सहतीर सही जवाब हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? वाहिनी, मार्ग, नाली या फिर बहाव? तो दोस्तों यहाँ बहाव है, अन्य से अलग है। बहाव शब्द अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि तीनों पानी के बहने के रास्ते का नाम है जो ऊपर दिए गए हैं दोस्तों, चाहे वाहिनी, चाहे मार्ग, चाहे नाली। लेकिन जो बहाव है वो पानी या द्रव के बहने की क्रिया होती है, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में प्रश्न को देखते हैं। अन्य तीनों से भिन्न शब्द यहाँ पर भी छांटना है। ऑप्शन है न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायवादी या वकील। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो न्यायाधीश होगा, जज, क्योंकि अधिवक्ता, न्यायवादी और वकील ये तो दोस्तों आपके जो होते हैं वकालत करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट में, लेकिन न्यायाधीश जो होता है वो वकालत नहीं, वो जजमेंट देता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 55 से लेकर 56 तक यानी 55-56 दो क्वेश्चन के जवाब देने हैं जो सूचना दी गई उसके आधार पर। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचनाओं का प्रयोग करें। तो क्या सूचना दी गई है, ध्यान से पढ़ते हैं। वेतन, बोनस, साख, बिजली, यात्रा, सम्मेलन एवं नियुक्ति कुल 7 फाइलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक पहली वेतन, दूसरी बोनस, तीसरी साख, चौथी बिजली, 5वीं यात्रा, 6वीं सम्मेलन और 7वीं नियुक्ति। ठीक, ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर विशेष क्रम में रखी हैं। नियुक्ति की फाइल वेतन की फाइल के ठीक नीचे है, तो दोस्तों वेतन की फाइल हम वेतन को वी से लिखे ले रहे हैं, नियुक्ति को एन से लिखे ले रहे हैं। नियुक्ति की फाइल जो है वो वेतन की फाइल के ठीक नीचे। साख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें हैं, साख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें हैं। तो दोस्तों साख की फाइल या तो यहाँ होगी, एस से हम इसको डिनोट करते हैं यहाँ एक, क्योंकि साख और वेतन की फाइलों के बीच यहाँ 2 फाइलें इसके बाद होंगी। ठीक, या तो फिर साख की फाइल दोस्तों यहाँ होगी, तो यहाँ एक फाइल और रखना पड़ेगा क्योंकि पहले से नियुक्ति की रखी हुई है, यहाँ होगी। अब देखते हैं आगे सूचना पढ़ते हैं। साख और वेतन की फाइलों के बीच 2 फाइलें रखी हुई हैं। बोनस की फाइल वेतन की फाइल के ठीक ऊपर है, तो बोनस दोस्तों यहाँ पर होगा आपका। बोनस बी से हम दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि वी से होगा ना बोनस, तो यहाँ दोस्तों आपका बोनस
बोनस की जो फाइल है वो वेतन की फाइल के ठीक ऊपर तथा बिजली की फाइल नियुक्ति की फाइल के नीचे है। तो बिजली की फाइल जो नियुक्ति की है दोस्तों, यहाँ हम बिजली की फाइल दिखाई दे रहे हैं। बिजली को हम VI लिखे दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि बिजली की फाइल नियुक्ति की फाइल के ठीक नीचे, यात्रा की फाइल ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे है। तो दोस्तों यात्रा की फाइल यहाँ पर हमको यात्रा की रखनी पड़ेगी Y से इसको, क्योंकि ना तो ये सबसे ऊपर है ना नीचे है। दोस्तों साख की फाइल यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि दो फाइलें यहाँ पर बीच में होगी। यहाँ पर आपकी ये V जो हमने माना था वेतन और साख दोनों के बीच में ये V से बोनस और Y से यात्रा, ये दो फाइलें हो गई इसके बीच में। यही कंडीशन दे रखी थी वहाँ पर हमको। और ये दोस्तों नियुक्ति के नीचे बिजली है। और एक लास्ट में जो बच रही सम्मेलन की, तो दोस्तों SA, इसको SA से ये सबसे लास्ट में है। ठीक, इस प्रकार दोस्तों सातों फाइलें हमारी क्रम से लग गई। S सबसे पहले लगी है दोस्तों, आपकी S से साख है ऊपर, Y से यात्रा है, V से यहाँ पर आपका दोस्तों बोनस है और V से आपका वेतन है, N से नियुक्ति है, VI से बिजली है, S से सम्मेलन है। ठीक, सातों फाइलें क्रम में लग गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइल है? तो दोस्तों वेतन की फाइल के ठीक ऊपर कौन सी फाइलें हैं? तो ये B बोनस, Y से यात्रा, S से साख। तो बोनस यात्रा साख, D पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वें प्रश्न में दोस्तों ये हमारा क्रम बना हुआ है जैसा हमने रखा था। कौन सी फाइलें सबसे ऊपर या सबसे नीचे हैं? तो या तो दोस्तों साख की फाइल सबसे ऊपर है या फिर सम्मेलन की। तो यहाँ साख एवं सम्मेलन, यहाँ पर साख और बोनस दिया, साख एवं यात्रा दिया, बिजली या साख दिया। ये दोस्तों गलत होगा, ऊपर में से कोई नहीं, D आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा बदनामी से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार ख्याति। तो दोस्तों प्रतिष्ठा और बदनामी आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ख्याति का अपकीर्ति होगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है? संविधि, अध्यादेश, विनिमय या फिर हानि। तो दोस्तों संविधि, अध्यादेश, विनिमय ये कानून से संबंधित होते हैं, लेकिन जो हानि है ये तीनों से अलग है, यानी D पार्ट यहाँ सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा अक्षर समूह नीच श्रृंखला से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे L लिखा है, फिर N लिखा है, फिर O। तो दोस्तों L 12वें नंबर पे आता है और N 14 में, +2 करने पर ये मिला, और O जो आता है इसको +1 करने पर O मिल जाएगा, 15 पे आता है ना। CFE, तो C तीसरे नंबर पे आता है और F आता है EF, यानी 6वें नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ +3 करना पड़ा। ठीक, +3 करना पड़ा। फिर F से E आपका जो मिल रहा है -1 करना पड़ा। ठीक, तो ये मिल गया। फिर इसके बाद G से J आया, यानी 7 से 10 आया, यानी +3 करना पड़ा, और J से I यानी -1 करना पड़ा। यानी इस वाले में सेम टू सेम प्रोसीजर यही हो रहा। और सेम इसमें भी दोस्तों D पार्ट में भी +3 O से R जाने पर, यानी 15 से 18 में पहुंचने में +3 करना पड़ा। R से 1 कम हुए, 18 से 17 पे Q, तो यहाँ +3 -1 का हमारा जो है सब में सीरीज फॉलो हो रही, लेकिन पार्ट 1 में ऐसा नहीं हो रहा है, A पार्ट में। तो दोस्तों यही आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राण संचरण जीवन तथा जीवित से मिलता जुलता कौन सा शब्द है? नश्वरता, मरणशीलता, घातकता। B पार्ट में क्रियाशील होना, C में विद्यमान होना, अस्तित्व रखना, D में है जीवन शक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा वो तीसरा पार्ट है, विद्यमान होना, अस्तित्व रखना, यानी C पार्ट आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही 60वें प्रश्न के साथ ही ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न बचेंगे, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 के। तो दोस्तों उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।